नमस्कार दोस्तों, आर्मी, एसएससी और अदर एग्ज़ाम के लिए जिसमें हम साइंस पढ़ रहे हैं, इस समय हम लोग जो सीरीज चलाए हैं उसमें हम लोगों ने कल अवस्था के बारे में पढ़ा था। अवस्था क्या होती है, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो पदार्थ की प्रमुख रूप से 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन प्राकृतिक अवस्थाओं की बात की जाए तो 4 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। अगर कुल बात की जाए तो एक कृत्रिम अवस्था भी है, बीईसी, बोश आइंस्टीन कंडेंसन, और छठी भी एक अवस्था आ चुकी है आजकल। आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी छठी अवस्था है। तो हम देखते हैं अवस्था परिवर्तन के बारे में यहाँ हमें पढ़ना है। अवस्था परिवर्तन, जब ठोस को हम द्रव में, ठोस को क्या करते हैं द्रव अवस्था में, और द्रव को गैस अवस्था में, गैस को प्लाज्मा में परिवर्तित करते हैं, तो हम देखते हैं तापमान में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? तापमान में वृद्धि। जब हम ताप में वृद्धि करते हैं तो ठोस क्या होते हैं? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, और द्रव क्या होते हैं? गैस अवस्था में, और गैस किस में बदल जाती है? प्लाज्मा में। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ठोस का द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? तो हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? गलना। क्या कहते हैं? गलना कहते हैं, या हम कह सकते हैं इसका दूसरा नाम इंग्लिश में कहते हैं मेल्ट होना। क्या कहते हैं? मेल्ट होना। अभी जिस ताप पर यह मेल्ट होता है वह मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, या गलनांक बिंदु। हिंदी में क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु। जब ठोस की जिस ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे उस ताप बिंदु को हम क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार द्रव जब गैस में परिवर्तित होता है यह क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, और यह जिस ताप पर संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो द्रव क्या होंगे? गैस में बदलेंगे। अब गैस क्या होते हैं? गैस गैसों को जब हम गर्म करते हैं तो वो आयनित हो जाती हैं, आयनीकरण हो जाता है, उनका आयनीकरण यानी आयनाइजेशन हो जाता है, और वह प्लाज्मा में बदल जाती है। तो यानी गर्म करने पर यह क्रिया हुई, तो ठंडा करने पर उल्टा क्रिया देखने को मिलती है। अगर हम इनको ठंडा करते हैं तो प्लाज्मा गैस में बदल जाएगा, संघनन, या इसे हम कहते हैं पूर्ण संयोजन, कह सकते हैं संयोजन की क्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन की क्रिया। तो प्लाज्मा से गैस बन जाता है ठंडा करने पर, और गैसों को जब ठंडा करते हैं तो द्रव बन जाते हैं, यह क्रिया संघनन कहलाती है। और द्रव को जब ठंडा करेंगे तो वो ठोस बन जाएंगे, यह क्रिया फ्रीजीकरण या हिमीकरण या हिमकरण। और जिस ताप पर यह संपन्न होती है उसे हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। तो ये सारे प्रमुख बिंदु हैं। यहाँ कई सारे बिंदु आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपके लिए पहला पॉइंट आया क्वथनांक क्या है। अगर आपसे पूछा जाए क्वथनांक क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंग्लिश में कहते हैं वह ताप जिस पर कोई द्रव गैस में बदलने लगता है। यानी कोई द्रव है जिस ताप पर वह गैस अवस्था में बदलने लगे, यानी अपनी अवस्था छोड़कर दूसरी अवस्था, किस अवस्था में? गैस अवस्था में जाने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? उस वस्तु का क्वथनांक कहलाता है, या उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है जल का क्वथनांक कितना होता है, तो जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? जल का क्वथनांक होता है। याद रखिए, जल का क्वथनांक पूछा जाता है एग्जाम में। जल का क्वथनांक कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में बात करें तो केल्विन में 273 ऐड कर देना है। 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, केल्विन में भी और डिग्री सेल्सियस में जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस का है, या 373 केल्विन। आगे बात करते हैं हिमीकरण की। तो हिमीकरण क्या है? हिमांक, जिसे हम कहते हैं जिस ताप पर हिमीकरण की क्रिया होती है उसे हम हिमांक कहते हैं। इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर जब ठोस कोई द्रव है, जब द्रव है वो क्या हो जाए? द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। द्रव क्या हो जाए? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। वो जिस ताप पर यह घटना होगी वह उसका हिमांक बिंदु कहलाएगा, और इस पूरी क्रिया को हम हिमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमीकरण कहते हैं। अगला है जब कोई गलनांक है, जब कोई ठोस जिस ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है वह उस वस्तु का गलनांक कहलाता है। तो याद रखना, इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उस ताप को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, तो उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। अगला है आपका ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? इंग्लिश में सब्लिमेशन की क्रिया होती है। ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो याद रखना ऊर्ध्वपातन क्या है। तो देखते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, वे पदार्थ जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में, यानी कि द्रव अवस्था में जाएंगे ही नहीं, सीधे ठोस से कहाँ चले जा रहे हैं? गैस अवस्था में चले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। और यह क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उदाहरण में हम बात करें तो कपूर, नौसादर, NH4Cl और आयोडीन
और कई सारे ETC, कई सारे इसके उदाहरण हैं, देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं संघनन की, तो संघनन क्या होता है? जब कोई गैस ठंडी होकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, वह क्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपके पेपर में एज इट इज लाइन के, इसी लाइन के क्वेश्चन देखने को आ सकते हैं, मिल सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसे। संघनन क्या है? ऊर्ध्वपातन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए, ऊर्ध्वपातन क्या है। अगला देखते हैं, अगला बात करते हैं मिश्रण क्या होते हैं। तो दो या दो से अधिक मिश्रण क्या है? मिश्रण क्या होते हैं? दो या दो से अधिक अवयवी कण या घटक, जिसे हम अवयवी कण में होता है क्या आते हैं? आप क्या आ सकते हैं? आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, या पदार्थ हो सकते हैं। ऐसे क्या हो सकते हैं? ये अवयवी कण है या घटक कहते हैं, मिलकर मिश्रण बनाते हैं। यहाँ मिश्रण में एक चीज़ ध्यान रखना, हम जब आपको यौगिक पढ़ाए थे तो यहाँ बताया था वो निश्चित अनुपात में होने चाहिए। दो या दो से अधिक घटक वहाँ पर भी होते हैं, लेकिन वो निश्चित अनुपात में होते हैं, तब वहाँ पर क्या होता है? यौगिक होता है। लेकिन मिश्रण में इनका निश्चित अनुपात होना अनिवार्य नहीं है। तो दो या दो से अधिक अवयवी कण या घटक मिलकर के मिश्रण बनाते हैं, जिसे मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो सभी जो मिश्रण होते हैं वो विलयन नहीं होते, लेकिन सभी विलयन मिश्रण होते हैं, इस बात को याद रखना। और विलयन क्या है? विलयन, सभी समांगी मिश्रण विलयन है। तो घटक कणों की पहचान हम अलग अलग नहीं कर पाते हैं। समांगी मिश्रण में हम घटक कणों की पहचान अलग अलग नहीं कर पाएंगे, उन्हीं को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु, चीनी व पानी का मिश्रण, व चीनी व नमक का मिश्रण, ये सब क्या होंगे? ये समांगी मिश्रण के उदाहरण होंगे। आपने चीनी और पानी को घोला तो आप चीनी के अणु को अलग नहीं देख पा रहे हैं, परमाणु को, और पानी के अणु को अलग नहीं, परमाणु को अलग नहीं देख पाएंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये इनके घटक कण क्या है? एक दूसरे में मिल चुके हैं, और ये घटक कणों की पहचान अलग अलग नहीं हो सकती। इसी कारण ये कैसा विलयन होगा? समांगी मिश्रण होगा। जबकि हम विषमांगी में अगर बात करें तो विषमांगी क्या होता है? घटक कण अलग अलग होते हैं, यानी घटक कणों की पहचान हम अलग अलग कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। तो यानी जैसे बालू और पानी का मिश्रण, आपने पानी में बालू को देखा होगा तो पहचान सकते हैं कि बालू का कण ये है। और बालू और कंकड़ पत्थर का मिश्रण, आप तहरी बनाइए, खिचड़ी बनाइए, सब मटर को अलग पहचान लेंगे, तो ये सब कैसे मिश्रण होंगे? विषमांगी मिश्रण। कैसे? विषमांगी मिश्रण। अगर हम तत्व की बात करते हैं तो तत्व की खास बात होती है, एक जैसे परमाणु होते हैं, और यह सबसे शुद्धतम अवस्था होती है। परमाणु की सबसे शुद्धतम अवस्था होती है, इसमें किसी अन्य प्रकार के परमाणु नहीं देखने को मिलते हैं, उसी को हम तत्व कहते हैं। एक जैसे कई सारे तत्व होते हैं। ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118 तत्व है। 118 तत्व है, याद रखना यहाँ पर। अगर हम परमाणु के बारे में बता चुके हैं, परमाणु के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर कोई एक आपकी क्रिया दी है, कोई तत्व दिया परमाणु, ये टूट रहा है, तो यहाँ से आ गया आपका नाभिकीय संलयन क्रिया। नाभिकीय संलयन क्रियाएं क्या होती हैं? अगला टॉपिक हमारा नाभिकीय संलयन क्रिया है, न्यूक्लियर फ्यूजन इसे इंग्लिश में कहते हैं। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं? एक हल्के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। तो आप लोग याद रखना, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, उनमें से हमने ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को आपस में क्रिया कराया, 1H2 + 1H3 की क्रिया कराए तो 2He4 बना, और 0N1 प्लस ऊर्जा मुक्त हुई। इसी को हम सूर्य में यही ऊर्जा देखने को मिलती है, इसीलिए इसे सन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य किस अवक्रिया पर या किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन अवक्रिया पर। किस पर? नाभिकीय संलयन अवक्रिया पर। कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या किस सूर्य में कौन सी अवक्रिया होती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? नाभिकीय संलयन। या अणु बम या हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो नाभिकीय संलयन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि आपसे परमाणु बम के बारे में पूछा जाए तो वह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। आगे देखते हैं नाभिकीय विखंडन। अगला टॉपिक हमारा क्या है? नाभिकीय विखंडन। तो जब एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है तो वह अपक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। अब एक भारी नाभिक है और वह दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जा रहा है, उसे हम भारी क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यह अपक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने बताया तो परमाणु बम। और आप नाभिकीय रिएक्टरों में देखते होंगे, आजकल जो नाभिकीय रिएक्टर हैं उनमें यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो हम देखते हैं 92U235 जब टूटता है तो 56 Ba 144 और 36 Kr 89 बनाता है। देखिए, जब एक न्यूट्रॉन की उपस्थिति में 92U235 की क्रिया करा दी जाती है तो 56 Ba 144 यानी बेरियम में टूट जाता है, और क्रिप्टॉन में 36 क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं और काफ़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है। तो यह क्रिया किसकी है? यह एग्जाम्पल नाभिकीय विखंडन का है। तो इम्पॉर्टेंट है ये।
अगला है हमारा समस्थानिक क्या होते हैं। तो समस्थानिकों के बारे में पढ़ते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो तत्व जो होते हैं, तत्वों के कई सारे समस्थानिक ज्ञात होते हैं। एक तत्व के एक से अधिक समस्थानिक होते हैं, मतलब एक से अधिक क्या, दो से भी हो सकते हैं, दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं सर्वाधिक तत्व, तो पोलोनियम के सबसे ज़्यादा समस्थानिक ज्ञात हैं अभी तक। वर्तमान में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी तक किसके सबसे ज़्यादा समस्थानिक पाए जाते हैं? तो पोलोनियम के। अगर हम वही हाइड्रोजन के समस्थानिकों की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 को हम कहते हैं प्रोटीरियम, 1H2 को कहते हैं ड्यूटेरियम, 1H3 को हम क्या कहते हैं? ट्राइटियम। इसे T से दिखाते हैं, इसे D से दिखाते हैं, इसे P से दिखाते हैं। तो याद रखना हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम या ट्राइटियम इसी को कहते हैं। नाइट्रोजन के समस्थानिकों की अगर हम बात करें तो 7N14, 7N15 होते हैं। इसे अल्फा नाइट्रोजन और इसे बीटा नाइट्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम कार्बन के समस्थानिकों की बात करें तो कार्बन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, इसका 6C12, 6C13 और 6C14। ये कार्बन के क्या हैं? समस्थानिक है। अब एक चीज़ और पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, ऐसा कौन सा तत्व या परमाणु है जिसमें क्या होते हैं? आपसे पूछ लिया जाए न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है? आपको यहाँ समझना होगा, परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्लस किसकी? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे? न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो ये परमाणु भार हमारा क्या होता है? ऊपर वाली हमारा क्या है? परमाणु भार है, और नीचे क्या है? परमाणु क्रमांक। यदि ऊपर वाले को नीचे वाले से घटा दें, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से घटा दें तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या पता चल सकती है। तो देखेंगे यहाँ 1 से 1 घटाएंगे 0 आएगा, अर्थात 1H1 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 0। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि किस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है, तो प्रोटीनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0। तो याद रखना, यहाँ पर देखा जाए 2 से 1 जाएगा, 1 यहाँ पर न्यूट्रॉन है, यहाँ पर 3 से 1 गया तो 2 न्यूट्रॉन है। तो आप याद रखना ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन है और ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है, प्रोटीरियम में 1 भी न्यूट्रॉन नहीं है। तो यही आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।